मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज व्यवस्थाएं में से तीसरे चैप्टर सम्राट और राजमुकुट के मुख्य टॉपिक राजमुकुट की शक्तियाँ का अध्ययन कराऊंगा। राजमुकुट की वर्तमान शक्तियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: कार्यकारिणी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और धार्मिक शक्तियाँ। नंबर 1, राजमुकुट की कार्यकारिणी शक्तियाँ। क्राउन इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है। वह राज्य का अध्यक्ष है। देश का सारा शासन उसी के नाम से चलता है। उसके कार्यपालिका संबंधी अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वह राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसी की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है। वह न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा भी सकता है। वह सेना का प्रधान होता है और वह जल, थल व नभसेना के अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है। देश का सारा शासन उसी के नाम से संचालित किया जाता है। इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि की नियुक्ति करता है। और 9 नंबर, वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है। वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण तथा उसका संचालन करता है। देश का आय और व्यय भी उसी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख और नियंत्रण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है, प्रशासन के क्षेत्र में क्राउन की शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और व्यापक हैं। ओग ने राजमुकुट की सामूहिक शक्ति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों से की है और कहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन की व्यापक शाखाओं प्रशाखाओं का संचालन करता है, ब्रिटेन में राजमुकुट के नाम से प्रसिद्ध सामूहिक शक्ति अपनी देखभाल, अपने नियंत्रण में राष्ट्रीय कानूनों को लागू करती है, राष्ट्रीय करों को वसूल करती है और राष्ट्रीय खर्च का प्रबंध तथा अन्य अनेक ऐसे कार्य करती है जिनका करना देश के शासन कार्य के संचालन के लिए जरूरी है। ये तो थी राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियाँ। अब राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ। नंबर 2, राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वस्तुतः ये शक्तियाँ राजमुकुट व संसद की सम्मिलित शक्तियाँ हैं। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा सह संसद करता है। राजमुकुट संसद को बुला सकता है, उसे भंग कर सकता है। वह है लॉर्ड सभा में नए पीयरों बनाने की शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति जरूरी है। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है। राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है। वह उपनिवेशों के संबंध में घोषणाएं करता है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम व उपनियम बनाता है। राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ। राजमुकुट न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा स्थापित किए गए हैं। सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम से ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है।
राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को सुनता है। राजमुकुट क्षमा और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ। एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च राज्य के अवयव रूप में हैं। उनका नियंत्रण राजमुकुट तथा संसद द्वारा होता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह कैंटरबरी और यॉर्क के आर्च बिशपों, मिशनों तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों का सर्वोच्च अधिकारी है। धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी राजमुकुट की प्रिवी काउंसिल के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। उपाधि शक्तियाँ। क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है। ये उपाधियाँ वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए दी जाती हैं। उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि क्राउन की शक्तियाँ और कार्य अत्यधिक विस्तृत हैं। प्राचीन काल में ये समस्त कार्य सम्राट करता था, किंतु अब इनको राजमुकुट करता है। आज क्राउन की शक्तियों का प्रयोग मंत्री और प्रिवी काउंसिल द्वारा किया जाता है। राजमुकुट की शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग होता है? राजमुकुट की शक्तियों के विवेचन से यह प्रतीत होता है कि मानो इंग्लैंड में आज भी अधिनायकत्व हो, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। राजमुकुट की जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग राजा नहीं करता, बल्कि संसद और मंत्रिमंडल करते हैं। इन सब शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम से ही संसद को विश्वास में लेकर मंत्रिमंडल करता है। इस प्रकार व्यवहार में राजा, मंत्री और संसद तीनों मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अतः यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि यदि राजा की शक्ति कम हुई तो राजमुकुट की शक्ति बढ़ी है। शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति। वह व्यक्ति जो ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस के स्वामी के रूप में और जिसके नाम से इंग्लैंड में सारा शासन चलता है, वहाँ का राजा या रानी है। वह एक व्यक्ति है जो कभी भी मर सकता है। शासन तो केवल उसके नाम से होता है, वह स्वयं तो कुछ नहीं करता। वह राजमुकुट से भिन्न है। राजा और रानी ब्रिटेन के केवल नाम मात्र के शासक हैं। उनके नाम से शासन चलता जरूर है, परंतु उनकी वास्तविक शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। राजा अथवा रानी तो केवल स्वर्णिम शून्य हैं। मंत्री परिषद की प्रत्येक सलाह मानने के लिए विवश हैं। इसलिए फाइनर कहते हैं कि वह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य है। राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं। नंबर 1, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इस कथन का मतलब यह है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जिसके ये बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1 कि राजा को उन्मुक्तियाँ प्राप्त है। राजा कोई गलती नहीं करता, इसका कारण यह है कि राजा को कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि वह कोई अपराध कर भी देता है तो उस पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वह न्यायालयों के क्षेत्र से उन्मुक्त है, इसे कानून से ऊपर माना गया है। नंबर 2, व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता। राजा कोई गलती नहीं करता क्योंकि व्यवहार में कोई काम ही नहीं करता। जो व्यक्ति कोई काम ही नहीं करता तो गलती कैसे कर सकता है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में राजा ध्वज मात्र देश का प्रधान है। राजा से त्रुटि होने की आशंका नहीं है। इसी कारण एक बार चार्ल्स सेकंड के सैन्य कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिख दी थी। यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं कहते हैं और न करते हैं बुद्धि की ही बात कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने स्पष्ट स्वीकार किया कि नितांत सत्य हैं, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती हैं, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति उत्तरदायी रहता है।
राजा के कार्य के लिए कोई न कोई मंत्री अवश्य उत्तरदायी रहते हैं। लॉर्ड ईसर के अनुसार सम्राट के बहुत से परम अधिकार हैं, परंतु जब इनको कार्य रूप में परिणत किया जाता है तो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सलाह पर उनका प्रयोग हो सकता है। नंबर 4, राजा दूसरों को भी गलत करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। गलत काम, सम्राट किसी भी व्यक्ति को गलती के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। कोई भी अधिकारी अपने आप किए गए किसी अवैध कृत्य के लिए सम्राट के आदेश की शरण नहीं ले सकता। अर्ल ऑफ डैनबी वाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। एक पत्र लिखने का अपराध में डैनबी पर अभियोग चलाया गया तो उसने अपने बचाव में तर्क पेश किया कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, तो वह दोषी नहीं है। संसद ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अपने कार्यों के लिए मंत्री ही उत्तरदायी हैं, अर्थात मुकुट के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई व्यक्ति विधि की दृष्टि से उत्तरदायी है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। न्यायालय किसी भी कार्य को मुकुट के द्वारा किए गए कार्य के रूप में मान्य नहीं करेगा और किसी भी कार्य को मुद्रांकित करने वाला मंत्री भी उसके लिए जवाबदार होता है। राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में वह गलती कर भी दे तो उसे गलत नहीं माना जाता। राजा कार्य को सदैव सही माना जाता है। सम्राट स्वर्णिम शून्य है। दूसरी बात, इंग्लैंड का राजा अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेता। वह अब वैधानिक शासक अथवा राज्य का नाम मात्र का प्रधान रह गया है। वह राज्य का प्रतीक है। समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के शक बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता। राजा रबड़ की मोहर के समान है अथवा एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन है। एक बार महारानी विक्टोरिया ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा, यदि आपकी संसद यह निर्णय कर ले कि महारानी को फांसी पर लटका दिया जाए तो क्या मुझे इस निर्णय पर हस्ताक्षर करने होंगे? प्रधानमंत्री ने उत्तर था, हाँ महामहिम। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर लिखता है, यह विशाल गगनचुंबी वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शून्य शक्ति का शून्य स्थान है। हाँ, संक्षेप में व्यक्तिगत स्थिति में आज सम्राट नगण्य है, उसकी सिर्फ सैद्धांतिक को रहता है, सिर्फ महत्ता रह गई है। नंबर 3, सम्राट राज करता है, शासन नहीं। सम्राट राज करता है, शासन नहीं। इसका मतलब है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के लिए किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता। प्रशासन संबंधी सारे कार्य मंत्रिमंडल करता है क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट राज्य का प्रधान मात्र है, वह कुछ औपचारिक काम करता है। वह गरिमा और प्रतिष्ठा के शान शौकत और वैभव के कार्य करता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का गरिमामय उद्घाटन करता है। उसके राजा प्रसाद में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। उसकी इसी गरिमा, इसी शान, इस वैभव कारण कहा जाता है। इंग्लैंड में राजा राज करता है परंतु उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि वह शासन नहीं करता। शासन तो मंत्रिपरिषद करती है। सम्राट के विशेष अधिकार, शासन संबंधी कार्य करने की स्वतंत्रता राजा को नहीं है, फिर भी विशेषाधिकार को क्षेत्र में अपने विवेक द्वारा वह कुछ भी कर सकता है। जैसे उसको निम्न विशेष अधिकार प्राप्त है। मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल चयन का विशेष अधिकार। प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में साधारणतः राजा विवेक से काम नहीं करता। इस प्रथा के कारण लोक सदन में बहुमत दल का नेता होगा प्रधानमंत्री। राजा का विशेष नगण्य हो जाता है। फिर भी जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, कोई सर्वमान्य नेता ना हो, कई लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हों, तो राजा को स्वविवेक से काम करने का मौका मिल जाता है। जैसे 1894 विक्टोरिया ने रोजबरी को प्रधानमंत्री बनाया था। नेता चुने जाने पर भी राजा ने मैकडोनाल्ड को गठबंधन सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया था। राजकीय से राजमहल क्रांति कहकर पुकारा था। ठीक है। लॉर्ड बनाने का विशेष अधिकार। यदि लोकसभा और लोक सदन द्वारा पारित विधेयक का विरोध करे तो प्रधानमंत्री राजा से नवीन लॉर्ड नियुक्त करने को कह सकता है। पर यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमंत्री से कह सकता है कि विधेयक को विषय बनाकर पुनः आम चुनाव कराए जाएं।
सन 1910 में जॉर्ज पंचम ने ऐसा ही किया था। 1911 और 1949 के संसदीय कानून के पारित हो जाने के कारण अब यह विशेष अधिकार महत्वपूर्ण नहीं रहा है।